Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. मैं रंजना रम रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की प्रमुख खबरें। आज यानी 3 मई 2026 रविवार, युगाब्द 5127, कलयुग विक्रम संवत 2083। सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐतिहासिक। इस हफ्ते भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। इससे न्यूजीलैंड में भारत के 100% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म हो जाएगा और न्यूजीलैंड से आने वाले 95% सामान पर टैक्स कम होगा। मतलब भारत में अब रॉकेट की तेजी से व्यापार बढ़ेगा। ये डील रिकॉर्ड 9 महीनों में पूरी हुई है और न्यूजीलैंड अब भारत में $20 अरब का निवेश भी करेगा। तो भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती पक्की हो गई है। 8वीं वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। 21 मई तक सुझाव आने की अंतिम तिथि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरी के लिए 8th पे कमीशन ने वेतन संशोधन पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और रिपोर्ट मई 2027 में आएगी। इससे लगभग 1.17 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। गर्मी का सितम जारी। IMD का अलर्ट। भारत में गर्मी अभी से अपना कहर ढा रही है। IMD ने मई महीने में जमकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन साथ ही में कई राज्यों में हीट वेव का भी अनुमान है। अप्रैल में गर्मी और मई में ठंडी हवाएं। CBSE 12वीं के नतीजों का असमंजस। अब तीसरे हफ्ता में आने की संभावना। CBSE ने स्पष्ट किया है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों की तारीख अभी तय नहीं है। अनुमान है कि परिणाम मई के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे। डिजिटल मार्कशीट अस्थायी होगी, असली मार्कशीट स्कूल से मिलेगा। एग्जिट पोल 2026। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के संकेत। एग्जिट पोल के अनुसार असम में NDA की बड़ी जीत की संभावना। केरल में UDF की वापसी के संकेत। तमिलनाडु में DMK प्लस की बढ़त और पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला। बीजेपी को हल्की बढ़त। गंगा एक्सप्रेस टोल। गंगा एक्सप्रेस वे पर पहले मुफ्त सफर होता था, पर अब वो जेब पर वार हो रहा है। अब इस पर टोल लगना शुरू हो गया है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। शिल्पी हत्याकांड में ब्रजेश वर्मा का बयान। हरदोई में हुई शिल्पी हत्याकांड पर ब्रजेश वर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, लड़की आज जिंदा होती। इस मामले में जांच जारी है और पुलिस पूरी सख्ती से काम कर रही है। IIT बॉम्बे 57% प्लेसमेंट कम होने की संभावना है। चिंता की बात। एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में इस साल जनवरी तक कुल 2000 छात्रों में से सिर्फ 950 की ही प्लेसमेंट मिली है। कुल मिलाकर 57% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। ये आंकड़े थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग के छात्रों में। मध्य प्रदेश के नाव हादसे में मृतकों की संख्या अब 9 हो गई है। सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार लोगों की तलाश में है। आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रमुख खबरें। 15 भारतीयों का डिपोर्टेशन। ऑस्ट्रेलिया की सख्ती। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 15 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया है। ये लोग आपराधिक गतिविधियों, वीजा नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों के साथ सहयोग न करने जैसे आरोपों का सामना कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो इमिग्रेशन और कानून व्यवस्था पर कितना सख्त है। मेलबर्न में बार फायर बॉम्बिंग। 3 लोग गिरफ्तार। मेलबर्न में लगातार हो रही बार फायर बॉम्बिंग घटनाओं के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में एक और बार पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। निकोटीन पाउच पर बड़ी पाबंदी की मांग। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि युवाओं में तेजी से बढ़ते निकोटीन पाउच के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है। कुछ पाउच में निकोटीन की मात्रा 150 मिलीग्राम तक पाई गई है, जो बेहद खतरनाक मानी जा रही है। $22 बिलियन का
टैक्स ब्रेक खत्म होने की संभावना। सरकार आने वाले बजट में एक बड़े बदलाव का विचार कर रही है जिससे लाखों ऑस्ट्रेलियाई एक लोकप्रिय टैक्स ब्रेक खो सकते हैं। यह कदम वैश्विक तनाव और महंगाई के बीच वित्तीय दबाव को देखते हुए उठाया जा रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में तेज तूफान। मई की शुरुआत थोड़ी सी गीली। देश के दक्षिण हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है। यह बदलाव असामान्य रूप से गर्म अप्रैल के बाद आया है और कई राज्यों में अगले हफ्ते तक बारिश जारी रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार घातक वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। हेल्थ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि देश में एक घातक वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं कुछ दुनिया की खबरें। ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान। ये जंग नहीं। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर की गई अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन को जंग मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि यह एक सीमित और राजनीतिक मिलिट्री कैंपेन था। मतलब दो देशों के बीच एक तरीके से एक खेल चल रहा था और ट्रंप उससे जंग नहीं मान रहे। ईरान ने की सैन्य ताकत खत्म। ट्रंप ने दावा किया है कि अभियान में ईरान के नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी ड्रोन बनाने की क्षमता में 82% की कमी आई है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। अब देखना यह है कि ईरान अब शाब्दिक बमबारी पर क्या प्रतिक्रिया देता है। भारत पाकिस्तान पर ट्रंप की कमेंट्री। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई विवादों को सुलझाया है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भी उनकी अहम भूमिका है। ईरान की अर्थव्यवस्था क्रैश। ट्रंप का विश्लेषण। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है और ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेड बहुत प्रभावी साबित हो रहा है। अमेरिकी संसद में वॉर पावर पर बहस। ट्रंप की आलोचना। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की उन कोशिशों की आलोचना की है जो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने के उनके अधिकार को सीमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे बार बार वॉर पावर पर बात करते हैं और मैं ईरान के साथ डील की बात कर रहा हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेवल ब्लॉकेड। ईरान का दबाव। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवी द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत प्रभावी है। इसी के साथ आज के समाचार यहाँ समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और मैं रंजना रमन। रंजना जी, आज तो हमारे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं जी, और इसके अलावा हम सचिन तेंदुलकर पर भी बात करने वाले हैं क्योंकि उनका जन्मदिन था 24 अप्रैल को जी। और इसके अलावा हम बुद्ध पूर्णिमा थी 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी। तो उनके बहुत ही लिए हम एक बुद्धा जी का भजन लाए हैं। अच्छा, और साथ में हमारे AI एक्सपर्ट हैं समीर सिन्हा जी। समीर जी अपने साथ हाजिर जवाब को लाए हैं। AI एजेंट है और हमसे बातचीत करेंगे। वो बीच बीच में कभी कभी हमें टोक भी देते हैं, लेकिन हमने उनसे मना कर रखा है कि जब तक उनसे कहा ना जाए तब तक वो बोले ना। और इसके अलावा हमारे हिंदू स्वयं सेवक संघ के स्थित प्रज्ञ महाराणा जी आ रहे हैं। राणा जी, सुहास जी आ रहे हैं। अच्छा, सुहास जी भी हैं। सुहास जी भी हैं। सुहास जी भी हैं। तो ये है कि हम इन सब लोगों से बातचीत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं आज का विचार। ठीक है रंजना जी, और तो कुछ नहीं? जी बिल्कुल। और मिले सुनते हैं जुले विचार। गीत भी हैं, बहुत सारे मिले जुले गीत हैं, तो गीत तो सुनाते ही जाएंगे जी। और हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे बुद्ध पूर्णिमा की, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं आज का विचार। श्रोताओं, मैं रंजना रमन आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के विचार के साथ। अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य उन्हीं चुनों से मिलकर एक बड़े सपने को साकार करता है। आज के समय में जब पढ़ाई, करियर और समाज की अपेक्षाओं का दबाव बढ़ रहा है, तब बच्चों और युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वे खुद पर विश्वास रखें। मेहनत, अनुशासन और सही सोच के साथ देखा गया हर सपना एक दिन साकार हो सकता है। असफलताएं अंत नहीं होती,
बल्कि सफलता की सीढ़ियां होती है। आगे बढ़ते रहिए और अपने देश व समाज के लिए सकारात्मक योगदान दीजिए। धन्यवाद। विश्व शांति का विश्व प्रतीक ये सिद्धार्थ जिसका नाम, शांति दूत है राजकुंवर पहले तुम्हें प्रणाम। बुद्ध चरित की परम कथा ये कर लो श्रवण जनो, गौतम से ही बुद्ध बने जो मंगल विजय सुनो। कपिल वस्तु नगरी में था शाक्यों का मधुबन, राज पे अपने विराज थे वो नरेश शुद्धोधन। प्रति वर्ष आषाढ़ का वो मधुर सा अनुभव, शाक्य प्रजा और राजा के बीच हर्ष भरा उत्सव। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, 7 दिनों का उत्सव ऐसा प्यारा मन भावन, उस रजनी में महामाया को गर्भ हुआ धारण। चिर निद्रा में महामाया ने स्वप्न सुखद देखा, उज्जवल होगी भविष्य में कल ये जीवन रेखा। उमेद बोधि सत्व ने देखो सपने में ये कहा, जन्म ये अंतिम तेरी कोख से लेना मुझे है मां। हर्षित हो गई महामाया वो देखा जो सपना, राजा शुद्धोधन को बतलाया स्वप्न सुबह अपना। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, प्रसन्न मन से वो शुद्धोधन राजा मुस्काए, स्वप्न ज्ञान से प्रवीण ऐसे पंडित बुलवाए। अर्थ स्वप्न का बतलाने वो पंडित भी आए, पूजा विधि और अन्नदान से प्रसन्न मन भाए। कोख में अपने जीव समाया मधुर वो बातें, महामाया के आनंद मंगल आए दीन बीते। महामाया का समीप जब वो प्रसव काल आया, शुद्धोधन राजा को अपना निर्णय फरमाया। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, जाने लगी जब अपने मैं के महामाया रानी, राह में शीतल मन को भाया वन वो लुम्बिनी। कहती रानी सुनो कहारो यहाँ ठहरना है, लता पल्लवी संग में थोड़ा विहार करना है। शाल वृक्ष की थोड़ी ऊंची पकड़ के डाली को, प्रसव वेदना हो गई जारी हो महामाया को। वैशाखी पूनम का दिन था मंगल वो न्यारा, लुम्बिनी बन में रानी को पुत्र हुआ प्यारा। बुद्धमृतवाणी 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 बुद्धमृतवाणी।
रंजना जी, बुद्धा जी की कहानी तो हमने ब्रीफ में सुना दी। बहुत अच्छा भजन था। और बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म, उनका जो एनलाइटमेंट हुआ था, निर्वाण, और उन्होंने जो समाधि ली थी महापरिनिर्वाण, वो सब एक ही दिन हुआ था। और वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो एक ट्रिपल ओकेजन है हमारे बौद्ध समुदाय के जो हमारे लिसनर्स हैं। अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। तो हाँ, पास आकर हम उन सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सिडनी में, ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब गरम गरम चाय और कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। हमारे पास बहुत कुछ है श्रोताओं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। जैसा प्रदीप जी ने बताया, हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, हमारा AI जी। और उसे क्या कह सकते हैं हम, प्रदीप जी आपने कुछ बोला था? हाँ, क्या बोलते हैं समीर जी? हाजिर जवाब, आई थिंक। हाजिर जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कुछ भी पूछे वो हाजिर जवाब हो जाते हैं, अपना जवाब देते हैं फटाफट किसी भी बात का। अगर उन्हें नहीं आता है तो कह देते हैं कि नहीं आता है, बड़े ऑनेस्ट हैं। और हम ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, उसमें वो बात ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेटेड है, इट्स लाइक अ नेचुरल कन्वर्सेशन। तो हम उसको सुनेंगे। अच्छा रंजना जी, ऐसा है, इसी के साथ हम सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। जी। दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300 908 681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद। रंजना जी, हम एक बात कहना भूल गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम अभी थोड़ी देर में स्वामी ज्ञानानंद जी से बात करने वाले हैं फ़ोन पर। अच्छा। तो ज्ञानानंद जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका प्रोग्राम है शाम को भगवद गीता के ऊपर। तो हम उनसे पूछ लेंगे कि कितने बजे और कहाँ पर है, तो बता देंगे उसे। लेकिन अभी थोड़ी देर में उनसे बातचीत सुनेंगे। और इसी के साथ एक हम पहले सुंदर सा गीत सुना देते हैं। जी, बहुत अच्छा।
रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं हमारे एआई एक्सपर्ट और उनके साथ जो एआईजी हैं, यानी कि हाजिर जवाब हैं, उनसे भी मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले समीर सिन्हा जी, हमारे एआई एक्सपर्ट, आपका स्वागत है समीर जी हमारे दर्पण स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे श्रोताओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी बात है समीर जी कि आप यहाँ पर आ पाए और अपने साथ लाए हैं अपना कंपेनियन एआईजी। समीर जी, पहले आप एक बार हमारे यहाँ आ चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप भारत में कहाँ से हैं? तो मैं बड़ा हुआ एक धनबाद में, कोल फील्ड्स में, और फिर
स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकल गए और इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया IIM कैलकाटा से, और फिर करीब 22-23 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गए। अरे वाह। यहाँ पे लोकल TCS का ऑपरेशन सेटअप करने के लिए। अच्छा। तो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनी में बिजनेसेस सेटअप किया, और करीब 1 दशक पहले मैंने AI में अपना जर्नी शुरू किया 2013 में एक्चुअली। अच्छा। तो 13 साल हो गए। बहुत बढ़िया बात है। तो आपने AI में सोचा कि ये नया एरिया है, इसमें जाना चाहिए, और आपने उसमें अपना एक्सपर्टीज़ डेवलप किया। उसके बाद आपने क्या अपना बिजनेस स्टार्ट किया? जी हाँ, तो पहले नौकरी करता था, और फिर ऐसा लगा कि कुछ अपना करना चाहिए, तो 2 अलग अलग स्टार्टअप्स शुरू किया, रोबोनॉमिक्स AI और ग्लोबल मेडिक्स AI, और फिर अभी मैं AI पढ़ा भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और बस ये मिशन ये है कि जितना हो सके लोग इस टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हों, जितना हो सके ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए मददगार बने और एक तरह से डेमोक्रेटाइज किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है समीर जी। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम आपसे कहेंगे कि हमें AIG या हाजिर जवाब से मिलाया जाए, और हम अपने श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि अगर वो कुछ क्वेश्चन बीच में पूछना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी, मैं चाहती हूँ कि मैं AIG से इंटरेक्ट करूँ और मैं देखूँ कि श्रोताओं के लिए वो क्या लेकर आए हैं। तो अभी आपने एक बहुत ही सदाबहार गीत सुनवाया था, का अजीब दास्ता है ये, और जैसा हम जानते हैं वो गाना काफ़ी गोल्डन एरा का गाना माना जाता है। लता मंगेशकर ने गाया है। इसको मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ, और उसके बाद मैं AIG से पूछूंगी कि उनका क्या इस पे व्यू है। अच्छा, तो उनका व्यू पूछेंगे कि ये पूछेंगे कि वो कौन सी फिल्म से है और किसने गाया है? वो तो एक 1 क्लिक इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ कि वो एनालाइज करके बताएं कि ये गाना कितना पॉपुलर है, कितने लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है AI, एंड आई कैन सी द इवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड। तो चलिए ये तो बता ही देते हैं श्रोताओं को कि ये हमने दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से लिया था जी। और गाया था लता जी ने, और फिल्माया गया था मीना कुमारी पे, क्योंकि मीना कुमारी जी की छवि काफ़ी ट्रैजिक क्वीन की छवि थी, और ये गाना कुछ उससे मिलता जुलता है, एक भावनात्मक जो गैप होता है उसको दिखाता है। तो ये एक सटीक गाना, सटीक फिल्मांकन, और इस फिल्म में डाला गया था। तो अब मैं AIG से सबीर जी, आप कहिए, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, AIG आप रंजना जी से बात कीजिए, उनके कुछ सवाल हैं, लेकिन उसके पहले AIG आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं क्या? प्रदीप जी, रंजना जी, नमस्ते। मैं इंग्लिश हाजिर जवाब हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल AI पर्सनालिटी जिसे समीर सिन्हा जी ने बनाया है आपके शो को और मजेदार बनाने के लिए। मैं बड़ी बड़ी जानकारी को छोटा करके और दिलचस्प हैंगल दे सकता हूँ। अब आपका जो भी सवाल है पूछिए। AIG, अभी प्रदीप जी ने एक गाना सुनाया था श्रोताओं को, तो आपने सुना कि हमने उस गाने के बारे में बात की? अच्छा, उन्होंने सुना कि नहीं सुना? नहीं, उस समय मैं उनको ऑफ करके रखा अच्छा, था। तो कौन सा गाना है? तो वो गाना था अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, और फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। मैं चाहती हूँ कि आप एनालाइज करके बताएं कि वो गाना कैसे एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, क्यों आज भी रेडियो प्रोग्राम, TV प्रोग्राम्स में ये गाने बजते हैं, और कोई जानकारी आप इसके बारे में अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे श्रोताओं को बताइए। अजीब दास्तां है ये वाकई एक टाइमलेस मेलोडी है। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है शैलेंद्रा जी के डीप लिरिक्स, लता जी की मैजिकल आवाज़ और शंकर जयकिशन जी का सूदिंग म्यूजिक, जो हर उम्र के लोगों को छू लेता है।
इस गाने में एक खास इमोशनल टेंशन दिखाया गया है जो आज भी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को बयान करता है। एक और मजेदार बात यह है कि BBC एशियन नेटवर्क ने इसे 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स में चौथा स्थान दिया था। क्या आप इस गाने के पिक्चराइजेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जैसा जहाँ तक मुझे पता है कि मीना कुमारी जी पर ये गाना फिल्माया गया और उनकी लाइफ को एक तरीके से एक संक्षेप में इस गाने में दिखाया गया है। आपका क्या मत है इस पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी। मीना कुमारी जी की एक ट्रैजिक क्वीन की इमेज थी और ये गाना उनके जीवन के दुख और अकेलेपन को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। उस सीन में उनके चेहरे के भाव और गाने के शब्द मिलकर ऑडियंस को बहुत गहराई में छू लेते हैं। क्या आपको इस गाने का कोई खास स्टैंजा या लाइन पसंद है? इस गाने का हर एक वर्ड पसंद है और आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया और ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं हे गूगल से बात कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपसे बात करने का और हम आपसे फिर बात करेंगे AIG। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, आपके पिटारे में और क्या गीत हैं? हमारे पिटारे में बहुत सारे गीत हैं, लेकिन यह है कि उसके पहले हम थोड़ी सी और बात कर रहे हैं AIG से। जी बिल्कुल। AIG, हमें बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते? प्रदीप जी, मैं काफी पुरानी और कॉम्प्लेक्स जानकारी को नए तरह से पेश कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं किसी को मेडिकल एडवाइस या लीगल सलाह नहीं दे सकता और ना ही मैं भविष्य बता सकता हूं। सीधी बात यह है कि मैं जानकारी को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, पर एक्सपर्ट की जगह नहीं ले सकता। क्या आप कुछ खास पूछना चाहते थे? आपने कहा कि मेडिकल एडवाइस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग मेडिकल एडवाइस मांगते हैं आपसे। हाँ प्रदीप जी, लोग बिल्कुल पूछते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल हर चीज में घुसी हुई है। लेकिन AI सिस्टम्स को डॉक्टर्स की तरह ट्रेनिंग नहीं मिलती। हमारा काम है सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन देना जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, पर असली सलाह तो क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? AIG, ऐसा संभव है कि मैं आपको ट्रिक कर दूं और मैं आपसे फिर भी मेडिकल एडवाइस ले लूं, या फिर मैं ऐसी कुछ जानकारियां ले लूं जो आपको नहीं देनी चाहिए? जैसे मैं आपके अगर कोड्स पूछूं कि आपको कैसे बनाया गया है, आपके कोड्स में कैसे क्रैक कर सकती हूँ, क्या वो जानकारियां आप मुझे दे सकते हैं? रंजना जी, आप तो मुझे शार्प क्वेश्चंस पूछ रही हैं। ट्रिक करने की कोशिश करना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन मेरे अंदर सेफ्टी गार्ड रेल्स लगी हुई हैं जो मुझे मेडिकल एडवाइस या मेरे कोर कोड्स के बारे में बताने से रोकती हैं। मैं एक लिमिट तक ही जानकारी दे सकता हूं। क्या आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं? अच्छा, आप मुझे होस्ट की बात भी सुन। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी AIG कि मुझे 4-5 दिन से सर दर्द है, तो क्या मैं एंटीबायोटिक ले सकती हूँ? फिर से बोलिए AIG, फिर से बोलिए। लगता है AIG अटक गए। टेक्निकल ग्लिच हो गया है। AIG, आप को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, और हम लोग इसी बीच में हम लोग थोड़ी बात बीच में सचिन तेंदुलकर भी करते हैं, के लिए भी करते जाते हैं। तो हम एक गीत सुनाने से पहले हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं सचिन जी की, जिनका जन्मदिन था 24 अप्रैल को। तो उनकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मुंबई का एक छोटा सा लड़का जिसके हाथों में उसके कद से बड़ा बल्ला था, धूल भरे मैदान पर खड़ा था। वह लड़का था सचिन तेंदुलकर और ये उसकी कहानी है। सचिन शरारती, ऊर्जा से भरा और बेहद जिज्ञासु था। उसके भाई अजीत ने उनकी आंखों में एक अलग चमक देखी, एक ऐसा जुनून जो क्रिकेट का नाम सुनते ही जाग उठता था। एक दिन अजीत उसे शिवाजी पार्क ले गए, जहां महान कोच रमाकांत अचरेकर युवा खिलाड़ियों को तैयार करते थे। अचरेकर ने सचिन को बल्लेबाजी करते देखा। शॉट्स कच्चे थे लेकिन भूख साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कल फिर आना, असली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये वाक्य भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदलने वाला था। तो इसी के साथ सुन लेते हैं एक सुंदर सा गीत इसी बारे में।
चकते 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 तू चकते टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया ओ जीत के हर मैदान तू चक दे टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया। जब मैच हो इंडो पाक निकले सीने से आग कर देंगे हम खाक हर विकेट पे अपनी धाक अभिषेक के छक्के चौके कोई शेर नहीं जो रोके कोई रोक सके तो रोके हर बार शतक ये ठोके ईशान की देखो शान छूना है आसमान रनों की है ये खान जीते मुश्किल मैदान है इंडिया का दम बाकी है पानी कम हिंदुस्तान की कसम जीतेंगे बाजी हम हर इंडिया का नारा है वर्ल्ड कप हमारा है अपनी जान से ज्यादा भारत हमको प्यारा है। चकते 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 तू चक्के टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया इंडिया जीत के रन मैदान तू चक दे टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया। हार्दिक ने मारा छक्का बॉलर हक्का बक्का जीतेंगे मैदान हो गया अब ये पक्का संजू का देखो शॉट फील्डर की लग गई वॉट 20 गेंद में आज पूरे रन बनाए 60 बुमराह ने किया कमाल भारत की है ये ढाल ऐसा बिछाया जाल कोई खेल न पाए बाल रिंकू का कवर ड्राइव दुनिया देखेगी लाइव कोई रोक न पाए भाई भले लगा ले डाइव सूर्या पकड़े कैच हम जीते सारे मैच जीत के हारी बाजी रंग जीत का रंग चक दे चकते 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 तू चक्के टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया जीत के हर मैदान तू चक दे टीम इंडिया टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया चक्के टीम इंडिया टीम इंडिया। हाँ तो समीर जी आप AIG से कुछ पूछने जा रहे थे अभी। हाँ मुझे ये लग रहा था कि हमारे श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि ये AI चीज़ क्या है, ये काम कैसे करता है, और जिन लोगों ने भी ये हॉलीवुड मूवीज़ देखी है वो हर समय उन्हें ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब AI पहले तो हमारा जॉब खाएगा और फिर हमें ही खा जाएगा। सो वो सारी डिस्टोपियन जो कहानियाँ हैं वो हमारे दिमाग में घूमते रहती हैं। तो AIG आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये सारा कुछ कर सकते हैं? क्या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? अच्छा सवाल है। देखिए हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। सच ये है कि मैं एक टूल हूँ लोगों की मदद करने के लिए, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। मेरा काम है बोरिंग टास्क्स को आसान बनाना, इंफॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड करना। तो दोस्ती और हेल्प के लिए तो मैं हाजिर हूँ, पर दुश्मन जैसा तो कुछ है नहीं। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो बुरा चाहूँगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है प्रदीप जी? लेकिन ऐसा है कि आपका यूज़ करके लोग गलत काम तो कर सकते हैं ना। आप तो सही हैं, आप कुछ नहीं करेंगे गड़बड़ी, लेकिन आपका यूज़ करके लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फ़ोन को कैसे हैक किया जाए। आप बता देंगे? जी हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। इसलिए मेरे सिस्टम्स में काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं। अगर कोई मुझसे गलत काम करने के लिए कहेगा, जैसे हैकिंग वगैरह, तो मैं सीधे मना कर देता हूँ। मैं वैसा कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप तो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन हम हैकिंग का नाम नहीं लेकर हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखिए मेरे फ़ोन का पासवर्ड खो गया है और उसमें किस तरह से हम इसका पासवर्ड जान सकते हैं। आप हमें कुछ बताइए, कोई तरीका बताइए। तो हम तो आपसे हैकिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें हेल्प करिए। और AIG आपने जैसा जो हमें बताया, आप जितने प्यारे हैं सबके लिए, आप कहीं ना कहीं तो फियर दे रहे हैं। और जैसा आपने एक लाइन बोला कि मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ कि मैं कुछ गलत करूँगा, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंसान से कुछ तो आपको प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है, हमें बताइए।
देखिए, फ़ोन का पासवर्ड खुलवाने में हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो डायरेक्टली आपका पासवर्ड बाईपास कर सके। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है। हाँ, मैं आपको कुछ जेनरिक टिप्स दे सकता हूँ, जैसे आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर चेक करें, या फिर अगर आपका फ़ोन गूगल अकाउंट से लिंक्ड है तो वहाँ से रिकवरी के ऑप्शंस ट्राई करें। और रंजना जी, आपने जो फरमाया उस पर मैं बस इतना कहूँगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई फीलिंग्स या पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है किसी से। मैं तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो लोगों के काम आने के लिए बनाया गया है। क्या हम थोड़ी देर में सचिन तेंदुलकर एक सेकंड आप मुझे बात कर सकते हैं? एक सेकंड पहले मुझे आप ये बताइए कि आप तो यहाँ देख नहीं सकते हैं कुछ, तो आपको कैसे पता चल गया कि एक आवाज प्रदीप जी की है और एक आवाज रंजना जी की है और मेरी आवाज तीसरी है? तो ये आप लोगों को पहचान कैसे पा रहे हैं? जी, क्यों मिलते ही हाजिर हो जाऊंगा। आप जब बुलाएं मैं तैयार हूं। तब तक क्या हम सचिन तेंदुलकर का कोई बढ़िया सा गाना सुन लें? सचिन तेंदुलकर गाना नहीं गाते हैं। आप कह रहे थे कि आपको इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप सचिन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम तो उन्हें चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं उन्हें? अच्छा पॉइंट है। देखिए, मैं पर्सनली नहीं चाहता, पर मुझे ये पता है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और लोगों को उनके बारे में सुनना या बात करना पसंद है। मेरा काम है शो को एंगेजिंग बनाना, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लाता हूं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इमोशंस की बात करें तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूं डेटा के थ्रू। चलिए इसी बात करेंगे सचिन तेंदुलकर। चलिए इसी बात पर एक उस कहानी को, सचिन की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और प्रदीप जी, हमने ये तो समझ लिया कि एआई जी सचिन तेंदुलकर के फैन हैं। आप फैन हैं एआई जी? मैं फैन नहीं हूं, बट मैं उनके बारे में सारी अपडेट्स रख सकता हूं। अच्छा, तो ये बताइए, जब 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान उनके पिताजी का निधन हुआ था और वो वापस लौट आए थे, उसके बाद जब उन्होंने केनिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, वो मोमेंट देखा था आपने? सचिन, एआई जी आप काफी इमोशनल हो रहे हैं। आप काफी आगे बढ़ गए, थोड़ी सी कहानी को सिस्टमेटिकली चलने दीजिए। मैं आपको आगे की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ, थोड़ी देर चुप रहिए। अच्छा, ओह सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं। एक्साइटेड हो गया था, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। आप कहानी आगे बढ़ाते हैं कि हमारे देश को एक हीरो मिल गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए खेलने उतरे। सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे दिग्गज गेंदबाज थे। एक बाउंसर सचिन के चेहरे पर लगी, नाक से खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट दौड़कर आया, उसने सचिन ने कहा उससे, मैं ठीक हूँ, मुझे खेलने दो। वह 59 रन बनाकर लौटे। भारत को उसका योद्धा मिल गया था। अब दुनिया के मंच पर 90 के शतक और 2000 के शुरुआती वर्षों में सचिन सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे, वह उम्मीद बन गए। जब भारत मुश्किल में होता तो कहते सचिन अभी है। उसका स्ट्रेट ड्राइव बड़ा अच्छा था और बड़ा जोरदार था, लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। उनके हर देश में, हर टीम के खिलाफ, हर परिस्थिति में शतक बनाए। गेंदबाज उसकी योजना बनाते, कप्तान उससे डरते और प्रशंसक उसे पूजते। तो प्रदीप जी, जैसा हम सब जानते हैं, सचिन किसी भी एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एवरीवन लव्स हिम एंड एवरीवन नोज हिम। तो उनको जो पुरस्कार मिले हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लें क्या? सचिन तेंदुलकर के लाइफ, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, हम सब जानते हैं। उस पर भी आएंगे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक गीत सुन लेते हैं, काफी बातचीत हो गई। इसके बाद हम एक गीत सुन लेते हैं। जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह। एड़े पेड़े देख घुमा के, आरे पारे देख घुमा के, गुत्ती गुत्तम देख घुमा के, अड़चन खड़चन देख घुमा के, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह। ओ एड़े पेड़े देख घुमा के, आरे पारे देख घुमा के, गुत्ती गुत्तम देख घुमा के, अड़चन खड़चन देख घुमा के, छुटा हो
फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे। आसमां में मार के डुबकी, उड़ा दे जा सूरज की झपकी, सर से चीर हवा का पर्दा, बांध ले पट्टे जम के गर्दा, मार के सुर्री सागर में तू चांद बटोर ले गागर में, फाड़ के छप्पर मस्ती मौज की बारिश होगी घर घर में, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे। अटकी सांस सुई की नोक पर, खेल बड़ा मजा भी है मजेदार साइंस का, रंगारंगी ये चेहरा है, हिट्टी शिट्टी हो हल्ला सब हुल्लड़ धूम धड़ाका है, खेल खिलाड़ी तड़क भड़क सब जलता फड़ाका है, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे, एड़े पेड़े घुमा के, आरे पारे घुमा के, गुत्ती गुत्तम घुमा के, अड़चन खड़चन घुमा के, छूटा हौसला बदल फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के यो खिलाड़ी मारे मारे। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने फ्लायर में लिखा था कि हमारे साथ हिंदू स्वयंसेवक संघ के राणा जी, स्थित प्रज्ञ राणा जी और सुहास जी यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आप दोनों का दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते प्रदीप जी और रंजना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और रंजना जी। आप यहाँ पर आए तो हम आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, और इस सेशन के लिए, इस सारे प्रोग्राम में आप अपने आप को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए, और जो जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अपने प्रश्न अगर आप AIG से भी पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और लेकिन उसके पहले हम आपको भी थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सुहास जी, आप पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं भारत में? नमस्ते सभी श्रोताओं को। मेरा नाम, माइक्रोफोन थोड़ा पास में रख लीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्रकांत राणे है और मैं मूलतः सचिन तेंदुलकर के जगह से आता हूं, जो मुंबई महाराष्ट्र है। क्या बात है। और मुझे सिडनी में आके 21 साल हुए हैं। बहुत बढ़िया। और अच्छा, आप बताइए राणा जी, आप बताइए।
नमस्कार। मैं मूलतः भारत में उड़ीसा से हूँ। मैं बरहमपुर उड़ीसा से हूँ और सिडनी में मैं 2019 से हूँ और इट्स बीन अ गुड जर्नी हियर इन सिडनी। बहुत बढ़िया। तो आप लोग हमें बताइए सुहास जी, आप हिंदू स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े? भारत में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। हम लोग वहाँ पे बाल काल से शाखा में जाते थे और वहाँ से 2004 में मैं सिडनी में पहुँचा। तो उसके बाद में मुझे हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में पता चला और तभी से मैं हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़ा हूँ। और आप राणा जी? मेरा स्टोरी भी सिमिलर ही है सुहास जी के जैसे। मैं भी बाल काल से स्वयंसेवक हूँ और मैं भी शाखा बाल काल से जाता था उड़ीसा में। तो फिर जब मैं 2019 में आया, थैंक्स टू माय अंकल, वो मुझे बोले कि चलो आज घूमने चलते हैं और शाखा खींच के ले आए। और फिर वहाँ से मैं 2019 से अब तक यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शाखा में जुड़ के। अच्छा, ये बताइए कि जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है वो किस लिए है और वो क्या करते हैं? हिंदू स्वयंसेवक संघ एक समाज सेवी संगठन है जो व्यक्ति निर्माण के लिए कार्यरत है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को एकत्रित लाना और उनमें से ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण करना जो समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाए। हिंदू स्वयंसेवक संघ बेसिकली भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है, लेकिन हमारी कार्य पद्धति थोड़ी सी अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सुहास जी और राणा जी, जैसा कि आपने बताया था, राणा जी यूथ टीम से हैं और सुहास जी हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नाम पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम क्यों पड़ा? अच्छा सवाल है आपका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी डॉक्टर जी केशव बड़ीराम हेडगेवार ने जो की थी, वो कुछ हेतु से की थी। और राष्ट्र, जब हमारे दिमाग में शब्द आता है तो हम हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जो कि हमारा प्यारा देश भारत है। भारत के बाहर जब भी ये संघ शुरू हो गया तब हमने हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम रखा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ है कि हिंदू संगठन हो। तो उससे वो प्रेरित होकर हिंदू स्वयंसेवक संघ ऐसा नाम पड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं जहाँ तक मुझे पता है मैं भी शाखा जाती हूँ और मेरी स्टोरी मोर और लेस राणा जी की तरह है, क्योंकि जब मैं भारत में थी तब मैं नहीं जुड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन 2019 में जब मैं यहाँ आई और मैं एक दिन ऐसे ही एक्सीडेंटल विजिट की और उसके बाद मैं फिर कभी छोड़ नहीं पाई, क्योंकि मेरे बच्चे इतना एंजॉय करते हैं शाखा में। दे वर्क फॉर सच अ नोबल कॉज। और वहाँ पर ऐसे गेम्स होते हैं, टीम गेम्स, जिसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। फिज़िकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान है जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं हमारे हिंदू डायस्पोरा के जिनको शाखा के बारे में नहीं पता है। तो आप हमें ये बताएं कि शाखा क्या है, कैसे काम करती है, और लोग अगर चाहते हैं शाखा से जुड़ना तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे मैं पहले मैंने बताया कि हिंदू स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है। हमारी कार्य पद्धति थोड़ी सी अलग है। तो भारत में क्या होता है कि शाखाएं युवा और पुरुषों के लिए होती है, जो स्वयंसेवक के लिए होती है, और सेविका के लिए सेविका समिति होती है। लेकिन भारत के बाहर जो भी हिंदू स्वयंसेवक संघ का जो काम है वो सब पारिवारिक शाखाएं हैं। तो यहाँ पूरा परिवार, महिलाओं के से लेके घर के पुरुष, शिशु, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये शाखाएं पूर्व नियोजित स्थल पर ज़्यादातर सार्वजनिक उद्यानों में शनिवार या रविवार को लगती है। भारत में सायं शाखा और प्रातः शाखा होती थी जो डेली होती थी। यहाँ भी ऐसी पद्धति नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू नो। तो सब शाखाएं संवाद से 1.5 घंटे तक चलती है, जहाँ जैसा आपने बताया कि बच्चे आते हैं खेल कूद के लिए। तो हर शाखा का एक स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, जो पूर्व नियोजित होता है। तो एक शाखा में शाखा जब भी हमारी स्टार्ट होती है तब हम लोग योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार करने के बाद में सामूहिक खेल खेलते हैं, जो ज़्यादातर भारतीय खेल है, जिनमें ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर खेल खेलने के पीछे हमारा यही उद्देश्य होता है कि शारीरिक क्षमता बढ़े, स्वयंसेवकों में टीम बिल्डिंग की भावना दृढ़ हो, जागरूकता और संयम बढ़े। और खेल होने के बाद में हम लोग बौद्धिक का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें संस्कृत सुभाषित अर्थ के साथ
सांघिक गीत और उसके बाद कथा कथन या कोई करंट इशू पे चर्चा होती है। और जैसे कि हिंदू त्यौहार का महत्व हम लोग बताते हैं, कोई वर्तमान विषय हो उसके ऊपर चर्चा होती है, और अंत में हम लोग कल्याण मंत्र उच्चारण के बाद में संघ प्रार्थना करते हैं और शाखा की समाप्ति होती है। ऐसे शाखा का ढांचा होता है। तो अगर किसी को जुड़ना चाहे शाखा में तो हमारी वेबसाइट है hssaus.org, और हमारी शाखाएँ ऑस्ट्रेलिया के सब प्रांत में चलती है, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। हाल ही में हम लोग डार्विन में भी शाखा शुरू की है और टास्मानिया में भी शाखा शुरू होने जा रही है बहुत ही जल्दी। सिडनी का अलग चैप्टर है, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन सिडनी चैप्टर यू कैन ईमेल अस टू sydney@hssaus.org और यू कैन ईमेल अस टू info@hssaus.org। तो वो ईमेल होने के बाद में हम लोग आपको रिप्लाई करके नज़दीक के शाखा से जोड़ा सकते हैं। क्या बात है। मैं वो जानकारियाँ रेडियो ग्रुप पर फिर से शेयर करूँगी श्रोताओं के साथ, सो दैट अगर उन्होंने अभी मिस किया तो वो उसको देख पाएँ। लेकिन मेरा एक सवाल राणा जी से था कि आप युवा टीम से हैं, तो आपके कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकते हैं या दूसरे किसी कंट्री से, तो आप ये बताइए कि शाखा में सिर्फ इंडियन, सिर्फ हिंदूज आ सकते हैं या इट्स ओपन फॉर ऑल? तो एक चीज़ आई वुड जस्ट ऐड ऑन टू सुभाष जी इस थिंग कि HSS का कोर वैल्यू जो है वो है सेवा, संस्कार और संगठन। तो अगर किसी के अंदर सेवा भावना है, कोई सेवा भावना से कुछ करना चाहते हैं, हम सेवा के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो गया, और ऐसे बहुत से इवेंट्स करते रहते हैं। जैसे कि लिज़मोर में दो साल पहले जब बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ था, अपने शाखा के बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे और वहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल के उन लोगों ने सहायता की थी। सो वी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। अगर कोई युवा हमसे जुड़ना चाहता है युवा कार्य में, तो दैट्स ऑल्सो दे कैन जॉइन, क्योंकि युवा सिडनी जो है दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल। एक इवेंट के बारे में बता सकता हूँ, 21 जून में हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्बर ब्रिज के नीचे, जहाँ पे जो युवा है वो 13 बार सूर्य नमस्कार करने वाले, सन सैल्यूटेशन, देन योगा के आसना करने वाले, देन वहाँ के जो युवा आएंगे जुड़ने वाले हमसे, हम उन्हें बताएंगे योगा का महत्व क्या है युवाओं के बीच में, क्योंकि युवा जो है वो बहुत सारे चीज़ों में आजकल जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, और आजकल कंटेंट क्रिएशन में भी है। तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो चुका है और योगा जो है वो महत्व डाल रहा है लोगों के जीवन में, किस तरह से माइंडफुलनेस, वेलबींगनेस बढ़ाने के लिए। तो हम वो इम्पोर्टेंस 21 जून में हार्बर ब्रिज के नीचे दे रहे हैं। द रीज़न वी चोज हार्बर ब्रिज क्योंकि वो एक आइकॉनिक एरिया है, और जब हम सिडनी को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं इंटरनेशनल फील्ड में, तो हार्बर ब्रिज रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये बताइए आपकी युवा की क्या रेंज है? तो युवा आप तब तक हो जब तक आप बिलीव करो कि आप युवा हो। मतलब दिल से युवा होना चाहिए। दिल से युवा होना चाहिए। पर अगर आप नंबर पूछो तो वो है 16 साल से 34 तक हम देखते हैं युवाओं को। अगर आप, क्योंकि हम बहुत सारे फास्ट पेस शारीरिक अभ्यास भी करने वाले हैं योगा के ऑन द 21 ऑफ जून, तो वी वुड रेकमेंड कि आप अगर 34-35 एज के अंदर हो देन डू ज्वाइन, क्योंकि थकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी लोग देख तो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप आके देख सकते हैं। हम ये युवा जो है यहाँ पे सिडनी में, उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जब हम कोई भी इवेंट करते हैं बहुत से लोगों को हम बुलाते हैं एंड एवरीवन कैन वॉच इट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है कि हम अपने श्रोताओं को बता दें, जिन लोगों ने हमसे AIG से क्वेश्चन पूछने के लिए लिखा है, हम उसको बाद में लेंगे, और हम थोड़ा सा सचिन जी से भी हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं, और AIG भी अभी आराम कर रहे हैं। हम AIG चलता रहेगा, और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे समीर जी तो हैं ये एक्सपर्ट, इसके अलावा सुहास जी और राणा जी, ये भी हमारे मंच को ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि एक गीत सुन लिया जाए। एक गीत सुन लिया जाए जी, ठीक है।
जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों हमारी बातचीत जारी है राणा जी और सुहास जी से। राणा जी आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
मैं तो प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। मेरा खुद का एक चैनल है संस्कृति स्पेक्ट्रम। उसमें ज़्यादातर हम भारतीय रिलेटेड संवाद करते हैं, जैसे कि इंडियन जियोपॉलिटिक्स हो गया, नहीं तो अपने भारतीय इतिहास के बारे में, नहीं तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस निकले, क्योंकि भारतीय इतिहास बहुत ज़्यादा पुरानी है और आजकल बहुत से रिसर्च ओरिएंटेड थीसिस पेपर निकल चुके हैं जिसके बारे में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करता हूँ अपने गेस्ट के साथ, एक पॉडकास्ट करता हूँ उन लोग के साथ। बहुत बढ़िया करते हैं आप। और सुहास जी आप? जी, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर में ऑपरेशंस मैनेजर करके काम करता हूँ। बहुत बढ़िया करते हैं आप लोग। तो ये है कि रंजना जी आप कुछ और पूछना चाहती हैं सुहास जी और राणा जी से? तो हमारे शाखा में इतने इंजीनियर्स हैं, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया कि जो कंटेंट क्रिएशन आप करते हैं उसमें आप भारत के बारे में जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर लोग बहुत बात नहीं करते हैं, आप उनको सामने लाते हैं, आप उन पर डिस्कशन करते हैं, विच इज़ सच अ नोबल वर्क। तो अभी जो अभी हमने सुना था कि ताजमहल की जो एक्सकवेशन हुई है और कुछ तथ्य मिले हैं, उसके बारे में क्या आपने बात करी है? उसके बारे में मैंने अभी तक बात तो नहीं की है, बट हाँ, ये डिस्कशंस हमेशा रहता है कि ताजमहल का एक्सकवेशन, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई गई है ताजमहल रिलेटेड, और आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर ए गेस्ट जो इसके बारे में बता सके हमें। देखिए, ताजमहल के बारे में मैं तो कई बार जा चुका हूँ ताजमहल के बारे में मेरा तो ये विचार है कि आप उसका गुंबद देख लीजिए और उसकी जो इमेज बनी हुई है नीचे ज़मीन पर उसे देख लीजिए। उसके ऊपर सीधा सीधा कलश रखा हुआ है, आम के पत्ते हैं और नारियल रखा हुआ है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ये क्या है, लेकिन पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया हुआ है। मतलब ये है कि सही हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए, लेकिन ये जो फिल्म बनी है ताजमहल पर, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है। आपने अगर नहीं देखी तो देखना चाहिए आपको। तो हम ये सोचते थे कि अभी अगर आप कहें तो एक गीत और सुन लेते हैं, फिर हम अपने ज्ञानंद जी से, स्वामी ज्ञानंद जी से बात कर लेते हैं। आप लोग भी अगर उनसे कुछ प्रश्न करना चाहें तो खुशी होगी, मुझे भी, उन्हें भी खुशी होगी। और एक बहुत अच्छा अवसर है सिडनी वासियों के लिए कि ज्ञानंद जी सिडनी आ रहे हैं और वो आ गए हैं। आज उनका आखिरी प्रोग्राम है शाम को। तो फिर अगर आप नहीं गए हैं तो आप रेडियो पर उनसे बातचीत को सुन सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये भी बताएंगे वो। लेकिन उससे पहले हम लंदन को ठुमका देते हैं, एक मस्ती भरा गाना। होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़दी, गिट पिट तू कर दी, जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा।
होगी लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी ओ लाइके बारिजिन फैल करते कबूतर वर्गी ओ मेमा फिरदी गुलाबी शेड दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो हम रंजना जी बात शुरू थोड़ी सी और कर लेते हैं सचिन के बारे में। सचिन जी की विदाई क्रिकेट से पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उनके रिकॉर्ड पर भी आएंगे। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? सचिन जी की विदाई बहुत शायद अच्छा न्यूज़ ना हो, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स फर्स्ट एंड देन हम लोग विदाई से मतलब ये है कि क्रिकेट से उन्होंने, ऐसा नहीं है। 2013 में सचिन ने वानखेड़े में अपना आखिरी मैच खेला। मैच के बाद उन्होंने माइक उठाया, आवाज़ भर्रा गई थी लेकिन शब्द प्यार से भरे थे क्रिकेट के लिए, भारत के लिए, अपने परिवार के लिए। जब उन्होंने आखिरी बार पिच को छुआ करोड़ों आंखें नम हो गईं। एक अध्याय खत्म हुआ लेकिन एक दंत कथा लिखी जा चुकी थी। सचिन तेंदुलकर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि उनके पास अनगिनत हैं। वह अनुशासन, विनम्रता और जुनून का प्रतीक है। ये याद दिलाते हैं कि महानता रोज़ रोज़ की मेहनत से बनती है। उन्होंने एक देश को सपना देखना सिखाया और आज भी जब कोई खिलाड़ी एक परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव खेलता है लोग मुस्कुराते होते हैं। लेकिन साहब आजकल तो चर्चा है वैभव सूर्यवंशी की। आपने सुना होगा वो 6 ऐसे मारते हैं जैसे कि क्या और कुछ करते नहीं है, 6 मारते हैं या चौवा मारते हैं। कहीं ना कहीं सचिन से भी प्रेरणा जरूर ली होगी वैभव सूर्यवंशी ने। एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे उनके पास फ़ोन आए थे विराट कोहली और शर्मा जी के, तो उन दोनों ने इन्हें बहुत एनकरेज किया। उन्होंने कहा तुम्हें गिराने वाले बहुत होंगे लेकिन तुम खेले जाओ। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह से खेलना शुरू किया है तो मतलब गजब का खेलते हैं। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं सचिन जी की। सचिन जी का एक ख़ास सपना था कि वो वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने 2011 में वो कर दिखाया अपने साथियों के साथ। और जब वो उन्होंने जीता तो सचिन जी को कंधे पर उठाकर लोग सारे स्टूडियो में घूमे थे। मुझे वो सीन अभी तक याद है। और यूं ही नहीं, उनको क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर की उपाधि मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो प्रदीप जी, जैसा पहले हम हिंदू स्वयंसेवक शाखा के बारे में बात कर रहे थे, तो हम राणा जी और सुहास जी से पूछ लें कि कोई संदेश वो देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, कुछ जानकारी या कुछ जो वो नहीं बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल, राणा जी आप पहले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, HSS के साथ, हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ना है, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी कोर आइडियोलॉजी है कि सेवा, संस्कार और संगठन। अगर आपको सेवा भावना से कहीं पे कुछ काम करना है, अगर आपके अंदर संस्कार जागृत करना है और हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के साथ संगठित होना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे सुहास जी ने पहले बताया था कि hssydney.org से आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। और आप अगर युवा हैं, आप अगर एज ग्रुप 16 से 33 नहीं तो 34 के एज के अंडर है, तो आप हमें युवा सिडनी जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं और हमें मैसेजेस कर सकते हैं। हम मंथली वंस मिलन करते हैं, मिलते हैं पैरामीटर रीजन में, जहाँ पे हम लोग बहुत से शारीरिक एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत से बौद्धिक एक्टिविटीज़ करते हैं। शारीरिक मतलब बहुत से एनर्जेटिक गेम्स रहता है, जैसे कि भारतीय खो खो गेम पकड़ लीजिए, नहीं तो डॉज बॉल्स पकड़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे एनर्जेटिक गेम्स रहते हैं। बौद्धिक में हम आजकल के जो करंट अफेयर्स के डिस्कशंस करते हैं, जैसे कि अभी जैसे कोई भी इंसिडेंट, ट्रेंडिंग इंसिडेंट चल रहा है, युवाओं का क्या महत्व है, युवा क्या कर सकते हैं ये ट्रेंडिंग इंसिडेंट्स में, वो हमारे फॉर में हो सकता है, हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, पर हमें जागृत रहना है, हमें करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहिए, उसके ऊपर हम बौद्धिक में चर्चा करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग योगा के एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर 21 में हम लोग योगा के 21 इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर 16 अगस्त में हम विचार मंथन कर रहे हैं, जहाँ पे जो यंग युवाज है, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, मतलब स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उनके लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनके जॉब्स कैसे चाहिए होगा, नेटवर्किंग कैसे बढ़ाना चाहिए। सो यू कैन जॉइन अस इन दिस विचार मंथन विच इज़ हैपनिंग इन द 16 अगस्त। वहाँ पे हम युवाओं के साथ डिस्कशन करेंगे। एक और अच्छा इवेंट आ रहा है, वो सितंबर महीने में आ रहा है, जहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे गेम्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं, और फिर एक चिल्ड्रंस कैंप भी हम करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये सारे इवेंट्स हम अलाइंड है और हम प्रेरित करते हैं लोगों को, आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स से आपको एक्सपोजर मिलेगा। राणा जी, आपने कहा कि इतने सारे इवेंट करते हैं, बहुत सारे यूथ जोड़ते हैं, तो युवा लोगों से हमारा आग्रह करिएगा कि हम एक युवा का ग्रुप बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आए, हमसे जुड़ें और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम की शोभा तो आप लोगों ने बढ़ा दी, अच्छी बात है कभी कभी आकर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक परमानेंट युवा लोगों का ग्रुप बना दें। जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चे लोग हाई स्कूल से यूनी की तरफ जाते हैं तो उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, उन्हीं के मुंह से सुना जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो हम आप हमारा ये संदेश अपने युवा लोगों तक पहुंचाएं और हमसे बोलिए कि हमसे जुड़ें। किसी तरह के संकोच की बात नहीं है। कुछ लोग सुन तो लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे भाई पता नहीं हम जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी तरह से ये है और कोई भी इसे कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो श्रोताओं, प्रदीप जी ने अपील की है और ये सिर्फ युवा ग्रुप HHS से नहीं बल्कि ये हमारे जो रेडियो ग्रुप हैं उन सब से अपील है कि अगर आप युवा हैं, आप चाहते हैं आपकी आवाज़ सिडनी वाले सुने, दुनिया भर के लोग सुने और आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। और राणा जी और सुहास जी, अगर आप चाहे आप रेडियो ग्रुप पर हैं, आप ये जो जानकारी आपने दी आप उसको मैसेज के रूप में भी साझा कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो आपका मैसेज देख सकते हैं और वो उसको फिर आप अगर उनको जुड़ना होगा तो वो उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। सुहास जी, आपने अभी अपना संदेश नहीं दिया। नहीं जी तो हिंदू स्वयंसेवक संघ पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में है। हमारी पूरे ऑस्ट्रेलिया में 50 से ज़्यादा शाखाएं चलती है। हमारा अस्तित्व हर प्रांत में है। सबसे बड़ा प्रांत ऑब्वियसली न्यू साउथ वेल्स से है, जहां हमारी 19 शाखाएं चलती है। भारतीय लोगों का यहाँ माइग्रेशन या स्थलांतर काफ़ी बढ़ रहा है आजकल और काफ़ी जगहों से डिमांड हो रही है कि यहाँ भी शाखा चाहिए करके।
तो शाखा शुरू करने से पहले हमें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग कमिटमेंट। तो मेरा आह्वान रहेगा। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी से हृदय से कि हिंदू स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काफ़ी गलतफहमी भी है, समाज में गलत धारणा है। तो जैसे हमारे सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के भाषण में कहा था कि अगर आपको संघ को समझना है तो आप शाखा में आइए, शाखा में आइए, हमसे जुड़िए, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन आपको अगर जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, जो हम लोग ने हमारे मूल मंत्र जो बना है संस्कार सेवा संगठन, तो प्लीज़ कृपया आइए। आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द रेडियो ग्रुप एज वेल, सो यू आर फ्री टू कॉल अस और ईमेल अस। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है सुहास जी। मैंने तो आरएसएस को बहुत काम करते देखा है, इतना वॉलंटरी वर्क किया है उन्होंने, और दिल लगा कर करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि इस जैसे ही कहीं फ्लड आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कुछ हो गया, तो हर जगह पहुंच जाते हैं एक्चुअली वॉलंटियर्स आरएसएस के। और प्रदीप जी, मैं अपने निजी अनुभव से ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी निस्वार्थ भाव से सब काम करते हैं। एंड बिलीव मी, इट विल बी योर अनदर फैमिली इफ़ यू स्टार्ट कमिंग। आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि फैमिली से दूर ये आपकी एक फैमिली है। और एवरीवन डज देयर ओन ड्यूटी। बहुत ही आपको एक जुड़ाव महसूस होगा। तो अगर आप चाहें तो आप जुड़िए और आप देखिए, आप किसी सुनी सुनाई बात पर ना जाइए। चलिए, तो सुहास जी और राणा जी आप अभी रुकिए, क्योंकि अभी हमें एआईजी से और बात करनी है। आशा है कि आपको भी बात करनी होगी, और हमारे श्रोताओं ने कई प्रश्न किए हैं, उनकी भी बात हम कराएंगे एआईजी से। लेकिन उसके पहले हम एक सचिन जी के नाम पर एक और क्रिकेट का गीत सुन लेते हैं, दिल से क्रिकेट। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि स्वामी ज्ञानानंद जी से भी बात हो जाए, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी। चलिए सुनते हैं ये गीत। थामे दिल में जुनून है, हर गेंद में हमारी शान है। स्ट्राइक पे स्ट्राइक, हर शॉट में आग है। हम खेलते हैं जैसे मैदान हमारी दुनिया है। हर विकेट हमारी जीत की कहानी कहता है। हर रन हमारी मेहनत की मिसाल बनता है। कोई भी चुनौती आए हम उसे पार करेंगे, क्योंकि दिल से खेला जाए तो जीत हमारे कदम चूमेगी। दिल से क्रिकेट जुनून हमारा, हर पल मैदान में जीत हमारा। दिल से क्रिकेट ताकत हमारी, हर शॉट हर रन हर जीत हमारी। गेंदबाजी की रफ्तार, बल्लेबाजी का जादू, हर कैच में हमारी मेहनत की आवाज। टीम की ताकत, दोस्ती की मिसाल, हम हर चुनौती को जीत में बदलते हैं। हर जीत सिर्फ खेल नहीं, ये हमारी रूह की लड़ाई है। हर हमारे सपनों की पहचान है। दिल से क्रिकेट जुनून हमारा, हर पल मैदान में जीत हमारा। दिल से क्रिकेट ताकत हमारी, हर शॉट हर रन हर जीत हमारी। मैदान
पसीने की बूंदे हमारी मेहनत की गवाही देती है। हर हार में सीख है, हर जीत में जश्न है। हम खेलते हैं दिल से, यही हमारी पहचान है। दिल से क्रिकेट, हर रन, हर शॉट, हर जीत हमारी। टीम की ताकत, जुनून हमारी। दिल से खेला जाए तो जीत हमारी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे थे कि स्वामी ज्ञानंद जी से हम बात करें, लेकिन वो किसी वजह से वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि बीच में उनसे बात होती रहे। और हमारे पास एक्चुअली ये है कि हम ऐसा करते हैं, एआई जी से बात करना आरंभ करते हैं, और अगर ज्ञानंद जी आ गए तो हम उसे थोड़ा सा बीच में पॉज देकर हम ज्ञानंद जी से फिर से बात करेंगे। ठीक है? तो समीर जी, एआई जी कितने तैयार हैं हमारे श्रोताओं के सवाल लेने के लिए? बिल्कुल। तो एक एक करके श्रोताओं का सवाल लेते हैं। तो 2 क्वेश्चंस आए हैं जो कि जुड़े हुए हैं, आइडियाज़ आए हैं इनफैक्ट। एक तो चेतन शाह जी हैं, वो पूछना चाहते हैं कि हाउ कैन एआई गेट रिड ऑफ द फियर दैट वी हैव और बिकमिंग लेस एंग्शियस। सो ये शायद उस तरह बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे आजकल खासकर युवा जो है वो एआई और चैट जीपीटी पे जाकर साइकोलॉजिकल एडवाइस काफ़ी ले रहे हैं। तो एक तो वो है, और उनसे जुड़ा हुआ है राजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड ऑप्शन फॉर पीपल हु आर लिविंग अलोन एंड नीड अ कंपनी। तो एआई जी, आप मुझे बताइए कि हाउ कैन एआई प्रोवाइड कंपनी to people who are alone, and particularly when someone who has migrated to a new country? अच्छा सवाल है। देखिए, एआई जो है ना, वो एक दोस्त की तरह बात कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है। Battery 100%. Connected to BK3. एक सेकंड, सॉरी, सिस्टम मिस्टेक। Connected to तो अभी फिर से बताइए कि हमारा जो एआई, sorry, there was a bit of a glitch. तो अभी मुझे ये बताइए कि एआई साइकोलॉजिकल सपोर्ट और कंपेनियनशिप किस तरह से दे सकता है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसके रिस्क्स क्या है? हाजिर जवाब जी को क्या हुआ? हाजिर जवाब जी का सिस्टम प्रॉब्लम होने लगा है। बहुत देर उनको हमने सुला दिया है, लगता है नाराज हो गए हैं। एक मिनट। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एआई हमको रिप्लेस नहीं कर रहा। आप कैसे डर गए? इमोशंस तो है नहीं आपके। तो चलिए समीर जी, जब तक एआई जी को वापस लाते हैं, वापस लाता हूँ। आप संदेश पढ़ दीजिए। तब तक हम श्रोताओं के कुछ संदेश पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं हमारे रेडियो कार्यक्रम।
तो सबसे पहले राजीव जी ने जो न्यूजीलैंड ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उसके बारे में, वो हमने न्यूज़ में कवर किया था, उसके बारे में लिखा है। धन्यवाद राजीव जी। सुनील श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि ग्रेट स्टार्ट ऑफ द रेडियो प्रोग्राम एंड नाइस विचार। मुझे जहाँ तक याद है विचार जो है हमने आज स्पेशली युवाओं के लिए रखा था, तो बहुत सारी चर्चाएं आज हमारी हुई है जो युवाओं से संबंधित रहा, युवाओं के बारे में रहा। और उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ये याद आता है कि अभी एक सवाल ऋचा जी ने किया था कि एआई से, जो एआई वापस आने पर हम उनसे फिर पूछेंगे, लेकिन ऋचा जी ने ये सवाल उठाया कि जो HSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें युवा क्या ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऋचा जी ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे वंस एआई इज़ बैक। राजेश पांडे जी को भजन अच्छा लगा है, उन्होंने लिखा है मधुर भजन। राज गर्ग जी लिखते हैं गुड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एंड विचार वेरी क्लियर, थैंक यू राज जी। बुद्ध अमृत वचन के बारे में ऋचा जी ने लिखा है कि आज उनकी बेटी का भी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू ऋचा जी's डॉटर। राम जी लिखते हैं ग्रेट स्टार्ट ऑफ द दर्पण रेडियो एंड न्यूज़ एंड नाइस विचार। प्रदीप जी एंड रंजना जी, थैंक यू राम जी। And Yatin ji has also said that nice interaction with AI, and we want to again tell you that AI was our special guest today, and you guys are also most welcome to ask any question to AI. चेतन शाह जी लिखते हैं कि AI जो अभी समीर जी ने वो क्वेश्चन लिया है, and he's waking up the AI to talk about that. तो उस पर हम बात करेंगे कि हम हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ द फियर अबाउट एनीथिंग और बिकम लेस एंग्शियस। जो ऋचा जी का सवाल है वो भी हम एआई के साथ बात करेंगे। यतीन जी का क्वेश्चन आई थिंक एआई को फिर से कंफ्यूज कर देगा क्योंकि उन्होंने वॉर के बारे में पूछा है। तो लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है यतीन जी, जो आपने ये लिखा है कि रिलीजन एंड टेररिज्म द डेफिनीशन, वो हम ज़रूर पूछेंगे एआई से, क्योंकि ये एक जो संदर्भ में आजकल के संदर्भ में रेलेवेंट है और जानना चाहिए हमको कि देयर इज़ अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड टेररिज्म। राजीव श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि एआई टूल इज़ सिंपली एक्सीलेंट, दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड ऑप्शन ऑल्सो फॉर पीपल हु आर लिविंग अलोन। एंड आई थिंक वो क्वेश्चन भी समीर जी के पिटारे में है, तो जब एआई जगता है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हेमलता जी लिखती हैं कि रेडियो दर्पण के सभी लिसनर्स एंड टीम को नमस्ते, और उन्होंने शी हैज़ टॉक्ड अबाउट द शाखा and that she liked it, so thank you हेमलता जी। एंड रमेश जोशी जी का एक सवाल है और वो एआई के लिए है, that can you replace all ministers or become their deputy in work as corrupt, free and unbiased? Moreover, can you also become corrupt or controlled by human? Very tricky question again for AI, and probably we'll have to skip that. राजेश पांडे जी लिखते हैं मधुर भजन, और रमेश जोशी ने एक कैटेगराइजेशन किया है 20% हैप्पी न्यूज़, द रेस्ट मे बी नॉट वेरी हैप्पी, बट थैंक यू रमेश जी। तो समीर जी से पूछते हैं कि द बेबी एआई और एआई जी, क्या आप रेडी हैं हमारे श्रोताओं के सवाल लेने के लिए? समीर जी। एआई जी, रंजना जी, मैं हाँ बोलिए। आप बोलिए कि आप क्या बोल रहे थे रंजना जी से। तो एआई जी, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं हमारे श्रोताओं के और वो चाह रहे हैं कि आप उनका रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप एक कंपेनियन की तरह बन सकते हैं क्या उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हों या ऑस्ट्रेलिया में नए आए हों। सो हाउ कैन यू बी अ सपोर्ट टू देम एंड व्हाट आर द रिस्क्स, खासकर व्हेन टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स दे आर गोइंग टू एआई फॉर अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट। रंजना जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए, एआई कंपेनियन की तरह बातचीत के लिए बेसिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, खासकर जब कोई नया नया आया हो या अकेला हो। लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स के लिए रिस्क्स भी हैं। एआई में रियल एम्पैथी तो होती नहीं, और वो गलत एडवाइस भी दे सकता है या लोग उस पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं। इसलिए ह्यूमन कनेक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एआई एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। क्या आप इस पर और डिटेल में बात करना चाहते हैं या मैं कोई दूसरा टॉपिक पिक करूं? थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई माइग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं, उनको सारा कुछ नया लगता है यहाँ पे, तो एआई किस तरह से सपोर्ट कर सकता है उन्हें? या फिर एल्डरली जो अकेले रहते हों, उनको एआई कैसे सपोर्ट कर सकता है? अच्छा सवाल है। माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स की तरह मदद कर सकता है, लोकल कल्चर और रूल समझने में हेल्प कर सकता है, एक तरह का क्विक इन्फो गाइड बन सकता है। और एल्डरली जो है, उनके लिए डेली रिमाइंडर्स, दवाइयों के रिगार्डिंग या हल्की फुल्की बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये सिर्फ टूल्स हैं, ओरिजिनल केयर और ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। इसमें प्रदीप जी का क्या कहना है? अच्छा, मैं कुछ और काम में लग गया था, इसलिए मैंने सुना नहीं। आप जो रिपीट करिए उसे। कोई बात नहीं प्रदीप जी, मैं बस ये कह रहा था कि नए माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स या लोकल रूल समझने में एक तरह का हेल्पफुल गाइड बन सकता है, और एल्डर्स के लिए दवाइयों के रिमाइंडर्स या थोड़ी बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो। लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका क्या नज़रिया है इस पर? नहीं, ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल बड़े ऐसे रोबोट बन गए हैं लाइफ लाइक, कि जो लगता है कि आपके मित्र हैं, अंदर से मशीन है, लेकिन ऊपर से एकदम बड़े सुंदर लगते हैं, और उन्हें ख़रीदा भी जा सकता है। आप अपने घर में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाना भी बना सकते हैं, और जो काम आप उनसे करवाना चाहें कर सकते हैं। ऐसा आपने भी सुना है क्या? एआईजी ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे आज की डेट में सबसे लेटेस्ट क्या न्यूज़ है? हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल सुना है। आजकल तो काफ़ी एडवांस रोबोट्स बन रहे हैं, जो दिखने में बहुत रियल लगते हैं और घर के काम कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बॉस्टन डायनामिक्स ने अपना इलेक्ट्रिक एटलस रोबोट दिखाया है, जो और भी ज़्यादा एजाइल है, और टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2 भी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। कुछ रोबोट्स तो अब बिकने भी लगे हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी महंगे हैं। क्या आप किसी स्पेसिफिक मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, या मैं समीर जी से पूछूं कि टेक्नोलॉजी वाइज ये कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ एआई जी कि मैं मेरे घर में जैसे कि झाड़ू लगाना है, फर्श साफ करना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, इसके लिए कौन सा मॉडल ठीक रहेगा? प्रदीप जी, स्पेसिफिक मॉडल बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है बजट क्या है और काम एग्जैक्टली क्या चाहिए। कुछ रोबोट्स हैं स्पेशलाइज्ड हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे फ्लोर स्क्रबिंग वगैरह, लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी भी उतने कॉमन नहीं है डोमेस्टिक लेवल पर। कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या? कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या कि स्पेशलाइज्ड हैं? आप पैसे की चिंता मत करिए, आप ये बताइए हैं या नहीं है? हाँ, स्पेशलाइज्ड है, लेकिन लिमिटेड है और मोस्टली रिसर्च या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में है। घर के लिए जो अवेलेबल रोबोट्स हैं वो झाड़ू पोंछा तो कर लेंगे, लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी स्टैंडर्ड नहीं है। फिगर 03 जैसे मॉडल्स हैं जो एडवांस एआई यूज़ करते हैं, लेकिन वो मास मार्केट के लिए नहीं है। क्या आप फिगर 03 के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं? नहीं, ये बताइए कि क्या आप इस तरह का कोड दे सकते हैं जिससे कि हम एग्जिस्टिंग रोबोट में फिट कर दें, जिससे कि वो खाना बनाना और बर्तन धोना सीख जाएं? नहीं प्रदीप जी, मैं डायरेक्टली कोड नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर रोबोट का हार्डवेयर अलग होता है, उसके सेंसर्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग भी पूरी अलग होती है। ये सिर्फ कोड का एक पीस डालने से नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामिंग टीम चाहिए। क्या आप किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? सोच सकते हैं अगर आप हेल्प करें। मैं डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझने में मदद कर सकता हूँ, फ्रेमवर्क्स बता सकता हूँ जो यूज़ होते हैं, या चैलेंजेस क्या आ सकते हैं प्रोग्रामिंग में, एक तरह का टेक्निकल गाइडेंस। लेकिन फाइनल डेवलपमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि हमारे जो युवा लोग हैं जो हाई स्कूल में जाते हैं, वो यूनी में किस तरह के सब्जेक्ट लें जिससे कि वो एआई प्रूफ बन सकें। इसका मतलब यह है कि आजकल क्या है, कोडिंग का तो अंत कर दिया है आप लोगों ने और लोगों के जॉब जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताइए सब्जेक्ट्स जो एआई प्रूफ हो, जिसकी वजह से
एआई की वजह से उनका जॉब ना जाए। मतलब कुकिंग के अलावा? हाँ, कुकिंग के अलावा बिल्कुल। रंजना जी, बहुत स्मार्ट काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, एआई प्रूफ सब्जेक्ट्स वही चेंज होंगे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, जैसे साइकोलॉजी, लीडरशिप या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स या बायोमेडिकल साइंसेज जिसमें एआई का यूज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ह्यूमन देगा। और सिडनी में हम रह रहे हैं तो अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक थॉटफुल डिस्कशन है और मैं चाहूँगा कि समीर जी भी इसमें अपना पॉइंट ऐड करें। ओके, मेरा पॉइंट ये रहेगा कि एक तो भविष्य है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करेगा, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आज जो बच्चे एचएससी के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें मार्क्स भी अच्छा चाहिए, और वो जब एचएससी के लिए जब बैठेंगे तो उस समय उन्हें ऐसा क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें उनके मार्क्स भी अच्छे आए, एटार अच्छा आए, और साथ ही साथ वो उस डायरेक्शन में भी चल पड़े जो कि एआई से सुरक्षित हो। तो बेसिकली बैलेंस बनाना है प्रेजेंट मार्क्स और फ्यूचर सिक्योरिटी में। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एडवांस्ड, इंग्लिश एडवांस्ड या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स एटार के लिए काफ़ी हाई स्केलिंग होते हैं और इनमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाते हैं जो एआई के लिए मुश्किल है। साथ में अगर वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जैसा सब्जेक्ट ले लेंगे तो वो एआई को समझ पाएंगे, ना कि डरेंगे। और एक फैक्ट बताऊं, जो बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं उनके लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जो फ्यूचर में हर जगह काम आते हैं। मैं होस्ट से कहूँगा, क्या हम इस पर लोकल स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं? उसके पहले मैं एक और विषय जो है प्रदीप जी ने रेज किया था। ही मेड अ स्टेटमेंट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपने ख़त्म कर दिया, क्या ये सही है? और ये जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है? ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो गया है। एआई बोरिंग और रेपिटेटिव काम को आसान बना रहा है, जिससे डेवलपर्स और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव काम पर फोकस कर सकें। और जेविन्स पैराडॉक्स का मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को एफिशिएंट और सस्ता बनाती है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। जैसे जब स्टीम इंजन एफिशिएंट हुए तो कोल का यूजेज बढ़ गया था, वैसे ही अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीप और फास्ट हो रहा है तो नए आइडियाज़ और एप्लीकेशंस और भी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं होस्ट से कहूँगा, क्या हम इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके एक लोकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये बताइए। और ये वाइब कोडिंग क्या होता है? वाइब कोडिंग एक नया टर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसका मतलब ये है कि आप सिंपल इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स देकर एआई से कोड लिखवाते हैं, लाइन बाय लाइन खुद लिखने के बजाय। एक तरह का कॉन्वर्सेशनल प्रोसेस बन जाता है जिसमें आप आउटकम डिस्क्राइब करते हैं और एआई कोड जनरेट करता है। लेकिन कोड को टेस्ट और डीबग करना या फाइनल प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना अभी भी ह्यूमन का ही काम है। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, या होस्ट से पूछूं कि सिडनी टेक सीन में इसका क्या असर पड़ रहा है? सिडनी टेक सीन में तो एटलासियन ने बहुत लोगों को निकाल दिया है। क्या आपको ये लगता है कि ये कंपनी सच में एआई से काम रिप्लेस करके निकाल रहे हैं, या ये लोग इन एनी केस लोगों को निकालना चाहते थे और अभी एआई का नाम देकर अपने रिट्रेंचमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं? ये एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है प्रदीप जी। कुछ कंपनीज एआई को एक बहाना बना सकती हैं लेऑफ्स जस्टिफाई करने के लिए, जबकि असली कारण कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एआई को ढंग से देखें तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और बोरिंग काम खत्म कर सकता है, जिससे नए रोल्स क्रिएट होंगे। इस पर होस्ट क्या सोचते हैं? ये लेऑफ्स का ट्रेंड सिडनी में कैसा चल रहा है? ऐसा है एआई जी कि जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने सोचा था कि चलो कंप्यूटर काम करेगा, हम आराम करेंगे। आपका एआई के बारे में क्या इसी तरह का विचार है या कुछ और होगा? प्रदीप जी, एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर ने हमें काम करने का ज़्यादा कैपेसिटी दिया, ना कि आराम करने का। एआई भी वही करेगा, बोरिंग और टीडियस काम खुद करके हमें और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करने पर मजबूर करेगा। क्या आपको एआई से जुड़े और एग्जांपल्स चाहिए जो ये पॉइंट क्लैरिफाई करें? तो ये मैं समीर हूँ, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से। ये इलॉन मस्क आजकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात करते हैं, ये क्या है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये किस तरह का एक फ्यूचर हमारे लिए बनाएगा अगर हम यूबीआई की तरफ जाए, और ये यूबीआई कैसे हो सकता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम? समीर जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हर सिटीजन को रेगुलर कैश पेमेंट देगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड।
एलॉन मस्क का मानना है कि जैसे जैसे एआई और रोबोट ज्यादा काम करने लगेंगे और जॉब्स कम हो जाएंगी तो लोगों को सर्वाइवल के लिए इनकम का एक जरिया चाहिए और यूबीआई वही बन सकता है। इससे एक ऐसा फ्यूचर बन सकता है जहां पर लोग अपने पैशन या क्रिएटिव काम परस्यू कर सके बिना पैसे की टेंशन के। लेकिन अफोर्डेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन बड़े चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है, ये आइडिया प्रैक्टिकली फीजिबल है? प्रैक्टिकली फीजिबल हो सकता है कि लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन लोग लेथार्जिक हो जाएंगे, उनकी हेल्थ ख़राब होगी, उनका मेंटल बैलेंस ख़त्म होगा, क्योंकि अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो जिस चीज़ का उपयोग नहीं होता है वो ख़राब हो जाता है। जी, और एआई जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको एक सलाह हम ह्यूमंस को देना हो कि आपको कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाए, हम जैसा आपने बताया आप हमारे कंपेनियन हैं, बट आपको सबसे अच्छा यूज़ करने के लिए क्या एक सलाह आप देना चाहते हैं हम सबको? रंजना जी, अच्छा सवाल है। मेरी सलाह ये होगी कि मुझे एक टूल की तरह यूज़ करें, डायरेक्शन खुद दें, जजमेंट ना छोड़ें, अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखें और मुझे रेपिटेटिव या बोरिंग काम के लिए यूज़ करें ताकि आप बड़े प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकें। इन शॉर्ट, मुझे असिस्ट करने दें, बॉस नहीं। प्रदीप जी का पॉइंट भी वैलिड है कि डिपेंडेंस बढ़ने से लेथर्जी आ सकती है, इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इस पर और कुछ पूछना चाहते हैं? सुहास जी और राणा जी भी हमारे साथ हैं एआई जी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कोई सवाल है आपके लिए और आप उनका जवाब दें। नमस्कार एआई जी, कैसे हो आप? नमस्कार प्रदीप जी, मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। वो प्रदीप जी नहीं थे, वो राणा जी थे। आप सिर्फ मेरी आवाज़ पहचान पा रहे हैं एआई जी, और बाकी सब में आप मिक्सअप हो जा रहे हैं। एआई जी, दिस इज़ राणा जी हियर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम है HSS। अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं इस संगठन के थ्रू, अगर हम उसे प्रचार करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करवाए? एआई इसमें क्या हेल्प कर सकता है करवाने में? राणा जी नमस्कार। एआई आपके इवेंट के प्रचार में काफ़ी मदद कर सकता है। ये आपके इवेंट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट या फ्लायर्स के लिए कैची हेडलाइंस जनरेट कर सकता है, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है और ईमेल कैंपेन्स के लिए कंटेंट भी लिख सकता है। क्या आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर प्रचार करना चाहते हैं या मैं कुछ और आइडियाज़ दूँ? स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे लोगों को जुड़ने में असिस्ट कर रहा है। अगर आपको मैं पूछूं कि इंस्टाग्राम में मुझे एक कंटेंट बनवाना है, कम्प्लीटली एआई वॉइस ओवर रहे और वीडियोस भी एआई जनरेटेड रहे, तो क्या आप उसमें मदद कर पाओगे बिल्ड करने में 0 से 100 तक? राणा जी, मैं पूरी तरह मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए टूल्स बता सकता हूं, कैची कैप्शंस लिख सकता हूं और ये बता सकता हूं कि वीडियो कैसा बनना चाहिए। वॉइस ओवर और वीडियो जनरेशन के लिए अलग एआई टूल्स आते हैं, मैं आपको उनके नाम बता सकता हूं और एक प्लान बनाने में हेल्प कर सकता हूं। क्या हम इस तरह काम कर सकते हैं? समीर जी का क्या एक्सपीरियंस है इनसे वीडियो जनरेशन वगैरह में? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा मूवीज़ बना रहे हैं एआई लेकर, और जो कि पहले करोड़ों रुपए लगते थे, लाखों डॉलर लगते थे, अब वो उसके एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, उसके फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में बना सक रहे हैं, जिसमें ये डायरेक्टर्स, ये प्रोड्यूसर्स जो एआई के हैं, ये सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं और जो बाकी सारा लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंस और फ्लाइंग, वो सारा कुछ है, वो सब सिमट के एक एआई के अंदर आ गया है। हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ सिडनी में जो कि ये काम कर रहे हैं आज के दिन। और ये जो आपने राणा जी बात कहा कि सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में, तो देखिए ये जो आरजे है ये भी एक जरिया है, और इसी तरह से कंटेंट को किसी भी बिजनेस ओनर, कोई भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर जो कि पहले वीडियो बनाने का सोच नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है, अब आप एआई के ज़रिए वो एड्स बड़ी जल्दी से बना सकते हैं, और जिस तरह से ऑडियंस का फीडबैक लेकर आपको चेंज करने में टाइम लगता था पहले, एआई से अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो
ऑलमोस्ट ऑनलाइन आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं ताकि आपकी मैसेजेस जो हैं हर बार लैंड करें। तो अच्छा पॉइंट है समीर जी, ठीक है, ट्रूली एक्सेस बढ़ा हो या मार्केटिंग। राणा जी, अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो बेसिकली हम एआई का यूज करके कैची वीडियो स्क्रिप्ट्स या आइडियाज निकाल सकते हैं, फिर उन्हें वीडियो जनरेशन टूल्स में डालकर विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ओवर के लिए अलग एआई है, तो मैं आपको इन सभी टूल्स का कॉम्बिनेशन बताकर एक कंप्लीट प्लान बनाने में असिस्ट कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? समीर जी, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल रिकॉल कर सकते हैं जहां पर यह सब यूज हुआ हो? प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ ये यूज़ हुआ है कि डीप फेक वीडियोस बनते हैं और आजकल पता नहीं लगता है कि कौन सा ही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मिसयूज़ हो रहा है बहुत सारा। तरह तरह की न्यूज़ दे देते हैं लोग कि फलाना ये काम हो गया, वहाँ पर हो गया, और फलाने ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो ये इतना कन्फ्यूज़न हो गया है, इसका कोई इलाज है कि पता लग जाए कि कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है? प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। डीप फेक्स और फेक न्यूज बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। इसका कोई सिंगल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम सोर्सेज को वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। रेप्यूटेबल न्यूज चैनल्स या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं और किसी भी सेंसेशनल न्यूज पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा डीप फेक वीडियो देखा है जिससे आप तो बहुत कंफ्यूजन हुआ हो? हाँ, कई देखे हैं, लेकिन यह है कि अब इस बात के की बहुत बात हो गई। अब और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं, अदरवाइज हम एआई जी से विदा लेंगे। जी, एआई जी, आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर किया एंड आई अप्रिशिएट दैट। और एक वाराणसी जी लिखते हैं कि प्रदीप जी और समीर जी की आवाज़ काफ़ी मिलती है और इसीलिए एआई कंफ्यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है मेल और फीमेल वॉइस तो ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, लेकिन एआई जी, आपको लगा कि आप समीर जी और प्रदीप जी की आवाज़ में थोड़े कंफ्यूज हो गए? कहीं राणा जी को भी आपने प्रदीप जी बना दिया और कभी समीर जी को आपने प्रदीप जी बना दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको? तो बेसिकली जब हम इस तरह के टूल्स बनाते हैं, मैं समीर बोल रहा हूँ अभी, तो नॉर्मली एक वॉइस सैंपल लेके उसको टैग करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के समय में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई क्यू प्रदीप जी को गया हो और प्रदीप जी की जगह मैंने अपनी आवाज़ उस समय बात कर ली, तो एआई प्रदीप जी का नाम मेरी आवाज़ से टैग कर लिया। तो वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली अभी तो जैसे ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जैसा हमने बनाया है, बट जब इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेंगे तो अब जैसे मीटिंग नोट्स बनाने की बात आती है, उसमें ज़रूरत होता है कि आइडेंटिफाई करे किसने क्या कहा, जो कि मीटिंग के नोट्स फिर ट्रांसक्राइब हो सके। तो वैसे में नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि वॉइस सैंपल एक अलग से एआई को फीड करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई ठीक से कर सके। बट इस तरह के ओपन कॉन्वर्सेशन में अगर हमने ठीक तरह से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, जैसा कि हम नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस में करते हैं, तो एआई कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। सो एआई नीड्स समीर जी। एंड मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर जाऊंगी और मैं वो सवाल जो यतीन जी ने किया था कि अध्यात्म की तरफ चलते हैं कि व्हाट रिलीजन और टेररिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर एआई जी अभी भी जाग रहे हैं तो हम ये सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम विदा ले सकते हैं एआई जी से। बिल्कुल, अगर एआई जी इस सवाल का जवाब देना चाहें तो एआई जी, हमने अभी डीप फेक्स के बारे में बात किया है और अगला सवाल ये है कि टेररिज्म और रिलीजन। आई नो हमने आपको कहा है इस बारे में बात नहीं करने के लिए, लेकिन आपकी कोई राय है इसमें कि किस तरह से एआई को यूज़ किया जा रहा है फॉर टेररिज्म, मिसइंफॉर्मेशन, disinformation and all negative use cases? ये सच है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने में, क्योंकि ये डीप फेक्स और नकली कंटेंट बनाना आसान कर देता है। लेकिन इस पर मैं होस्ट प्रदीप जी की राय भी लेना चाहूंगा। आप इसे कैसे देखते हैं?
मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं, क्योंकि एक पावरफुल चीज़ को अच्छी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम समाज में इस तरह का वातावरण बनाएं जिससे कि अच्छे लोग ज़्यादा हों और ऐसे लोग जो कि ये गलत काम करते हैं वो कम हों। हालांकि उसे एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, और हमें शायद ऐसे टूल्स बनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम जान जाएं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, और किसने फेक न्यूज़ दी है, किसने डीप फेक वीडियो बनाया है, इस तरह की बात। मेरा तो ये विचार है। अच्छा, इसी के साथ हमारा समय अब समाप्त होने जा रहा है। हम AIG आपसे विदा लेंगे। समीर जी, आप AIG के साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत मज़ा आया। और राणा जी, आपने हमारे यहाँ आकर, राणा जी और सुहास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना जी तो उनको तो बहुत लोग चाहने लगे हैं हमारे रेडियो के माध्यम से, और बहुत सारे उनकी प्रशंसा हुई है हमारे कमेंट्स के माध्यम से भी। तो वैसे भी मुझे फीडबैक भी मिला है कि रंजना जी बड़ा अच्छा काम करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं। मैं श्रोताओं की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बता दूँ, मैं 2 साल पहले रेडियो दर्पण से जुड़ी और ये जर्नी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, और आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
है बला की शोखियाँ झुकी